हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने पिछले 2 वीडियो में भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, अलग अलग पार्ट के आर्टिकल थे। आज के इस वीडियो में हम भाग 5 के 3 एलिमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। 3 टॉपिक के आर्टिकल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और इंडियन पार्लियामेंट। इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम उन आर्टिकल्स के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? यहां पर बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान का आर्टिकल 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। तो आर्टिकल 63 यहां पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में दिया गया है। अन्य आर्टिकल जो कि अन्य ऑप्शन में दिए गए हैं, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ही लगा रहे हैं। तो सारे आर्टिकल्स को हम यहां पर देख लेते हैं। आर्टिकल 61, याद कीजिए लास्ट सेशन में हमने प्रेसिडेंट से संबंधित जो आर्टिकल्स थे उनको डिस्कस किया था एमसीक्यू फॉर्म में। तो वहां पर हमको पता चला था कि आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। किसकी बात करता है? महाभियोग की प्रोसीजर। महाभियोग, इंपीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से उनके कार्यकाल के दौरान हटाना है तो संविधान के उल्लंघन पर या सिद्ध कदाचार के आधार पर उन पर महाभियोग लाया जा सकता है और उसके आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। यह आर्टिकल 61 कहता है। आर्टिकल 71 की अगर हम बात करें तो यह कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति से भी रिलेट करता है। आर्टिकल 71, अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद से संबंधित या चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उनका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान आर्टिकल 71 में देखने को मिलता है। इजी। सबसे लास्ट आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में इंडियन पार्लियामेंट की बात की गई है, भारतीय संसद की बात की गई। तो यहां पर हमारे 4 आर्टिकल हमको पता चल जाते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो है आर्टिकल 63। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के आर्टिकल 66 के तहत कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 में देखने को मिलेगा, या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी हम कह सकते। अब अगर आपने कभी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते, बस यही प्रावधान है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तो ये भाग लेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये भी सही हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य, क्या विधानसभा के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं क्या? बिल्कुल गलत है, नहीं लेते। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सॉरी सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो यहां पर विधानसभा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो आंसर यहां पर हो जाएगा आंसर सी। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखिएगा। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य सभी सदस्यों में आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? विधानसभा के सदस्य। इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक लाइन याद करना है बस, संसद के सभी सदस्य बस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करने वाले। ओके, इजी था। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक लाइव बैच स्टार्ट हो गई है। लाइव बैच है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए
वहां पर आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए। वहां पर मेरी भी लाइव क्लासेस अवेलेबल है पॉलिटी की। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उन कोर्सेस में भी इनरोल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ, पहली चीज तो ये कि संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 69 में। संविधान के आर्टिकल 69 के तहत वाइस प्रेसिडेंट की शपथ की औथ की बात की गई है और इसके तहत भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए अपना पद छोड़ना है तो इस्तीफा भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि राष्ट्रपति को भी अगर अपना पद छोड़ना है, भारत के प्रेसिडेंट को भी अगर अपना पद छोड़ना है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने पद की शपथ लेता है, आर्टिकल 69 में हमें यह प्रावधान देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से एडॉप्ट की गई है या ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन जिसका हम पर कभी शासन था, जिसने कभी हम पर शासन किया है, उसी के संविधान से क्योंकि वहीं पर हमें संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये संसदीय व्यवस्था भी कैसी है? दो सदनी या द्विसदनी व्यवस्था देखने को मिलती है ब्रिटेन में। तो उसे ही हमने भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया है और संसद को संविधान के आर्टिकल 79 में सम्मिलित किया है। ओके, इसके अलावा एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, वो भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की। इसके अलावा अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हमने अमेरिका के संविधान से लिए। रूस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को सोवियत संघ रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो है समवर्ती सूची, काफी पूछी जाती। तो याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली की यहां पर बात की गई है, ब्रिटेन के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो मंत्रिपरिषद की जो बात की गई है, मतलब प्रेसिडेंट को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल 74। ओके, अदर्स जो आर्टिकल है अगर हम उनकी बात करें तो आर्टिकल 52 भारत के प्रेसिडेंट की बात करता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 69 भारत के वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 74 आपको पता चली गया जो कि हमारा आंसर भी था। और इसके अलावा आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, भारत के महान न्यायवादी की बात करता है। ठीक है, तो आंसर है आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महान न्यायवादी पे ही आ गया अगला क्वेश्चन। महान न्यायवादी चुने जाने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? यहां पर पूछा गया है कि कौन सी योग्यता नहीं चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर आपको पता होगा तो अभी हमने बात की है कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट की बात की गई। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। भारत सरकार को विधि के मामलों में सलाह और सहायता देने का काम भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। अगर शॉर्ट में देखें तो ये भारत सरकार का वकील है, जो भारत सरकार के जितने भी केस होते हैं, जितनी भी सुनवाई होती है, सबको कौन देखता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब उसको बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो देखिए,
भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर किसी को भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट चाहिए तो पहली क्वालिटी यही होना चाहिए कि उसे इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो, बिल्कुल सही है। किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक जज के रूप में वकील के रूप में काम कर चुका हो, मतलब वकालत कर चुका हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यह भी बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए भी कहीं ना कहीं यही योग्यता चाहिए कि 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो, भारत का नागरिक हो, या फिर 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की भी योग्यता होनी चाहिए। अब 10 वर्ष तक किसी जिला कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ऐसा कोई भी प्रावधान महान न्यायवादी बनने के लिए देखने को नहीं मिलता, बल्कि 5 साल तक हाई कोर्ट का अगर जज रहा हो, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट का, तब वो महान न्यायवादी बनने की योग्यता पूरी करता है। यहां पर जिला कोर्ट की बात की गई है और 10 साल तक जज न्यायाधीश के रूप में काम करने की बात की गई है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये डी है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी। क्लियर, चलिए आगे आ जाते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? आर्टिकल 75 में देखिए, अभी हमने आर्टिकल 74 को पढ़ा था। आर्टिकल 74 किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है और इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, मतलब सभी मंत्री आ गए। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक चीज को याद रखना चाहिए आपको कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 के तहत। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल सकता है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को किस आर्टिकल के तहत मिल सकता है, यहां पर पूछा गया है। अगर आपने संविधान की 7वीं अनुसूची को पढ़ा होगा, है ना, तो आपको 3 सूची के बारे में यहां पर पता चलता है। कौन सी है? राज्य सूची सबसे पहली, फिर संघ सूची सेकेंड, जिसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है, और थर्ड समवर्ती सूची, जिसे कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। ये 3 सूचियां 7वीं अनुसूची में संविधान में डिनोट की गई। अब आप जो जानते हैं ना, वो ये है कि राज्य सूची के विषय पर स्टेट कानून बना सकती है, संघ सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद की स्थिति आती है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अब आपको एक चीज पता चली होगी कि राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन ऐसी भी कुछ कंडीशन है जब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। वो आर्टिकल है आर्टिकल 249। अगर राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्र महत्व का है, ओके, या फिर कहीं से भी इंडिया की संप्रभुता से रिलेट करता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को या संसद को मिल सकता है आर्टिकल 249 के तहत। लेकिन ऐसा बिल कि हमको राज्य सूची के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाना है, ऐसा बिल राज्यसभा में 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास यहां पर ज्यादा पावर आ जाता है। राज्यसभा अगर ऐसे बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है, तो पार्लियामेंट को उस बिल पर कानून बनाने का या उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है आर्टिकल 249 के तहत, जो कि राज्य सूची का सब्जेक्ट है। ओके, अदर्स आर्टिकल देखें। आर्टिकल 81 में
लोकसभा का उल्लेख किया गया है, लोकसभा की संरचना की बात की गई है। आर्टिकल 108 की बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। 249 आपको पता चली गया। और 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का अधिकार लोकसभा में राष्ट्रपति को दिया गया था, जो कि 104th अमेंडमेंट के द्वारा अब खत्म कर दिया गया है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमको पता चली, यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता चला है कि संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108। अगर किसी बिल पर दोनों सदनों की सहमति नहीं बन पाती तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। याद रखना, बुलाते कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। संयुक्त अधिवेशन बुला तो सकते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा यही है, आई थिंक, संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। आंसर सी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें सही सुमेलित करना है, आइए देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, तो वाइस प्रेसिडेंट के पद की जो अवधि है भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 में मेंशन है, तो ए का तो हो जाएगा 4। ओके, सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति संसद के, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो सत्र, सत्रावसान और विघटन का जो पावर है ये राष्ट्रपति के हाथ में, आर्टिकल 85 के तहत, तो बी का हो जाएगा यहां पर 1। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की अभी हमने बात की है, आर्टिकल 76 में उल्लेखित है, सी का हो जाएगा 2। संसद के सदनों की अवधि है ना, तो संसद के दोनों सदनों की अवधि की बात की गई है आर्टिकल 83 में, तो डी का हो जाएगा 3। अब देख लीजिए ये इक्वेशन कहां पर है, ए का 4, 1, 2, 3। ओके, तो आंसर सी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए मिल रहा है, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 3 हो गया, है ना। इजी था, ऐसा कुछ टफ था नहीं। अगर आपको आर्टिकल याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, संसद में गण पूर्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? गण पूर्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स कोरम, यहां पर बात की गई है कोरम की। अब ये क्या होता है? तो देखिए, अगर लोकसभा आती है, लोकसभा बुलाई जाती है, तो एटलीस्ट मिनिमम मेंबर का होना बहुत जरूरी है लोकसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, अन्यथा छुट्टी कर दी जाएगी या लगाई नहीं जाएगी। तो एक मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं, जो कि कार्रवाई को चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए बहुत जरूरी है, वही कहलाता है कोरम, गणपूर्ति। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में संसद के सदनों की गणपूर्ति की बात की गई, और यह गणपूर्ति होना चाहिए 1/10, मतलब 10% मेंबर अगर सदन में उपस्थित रहेंगे तो ही उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, चालू की जाएगी, अन्यथा नहीं। मिनिमम 10% चाहिए उस सदन की सदस्य संख्या का 10%। ओके, आर्टिकल 100 में कोरम की बात की गई है संसद की। अदर्स आर्टिकल देखते हैं, तो आर्टिकल 84 में संसद के दोनों सदनों के लिए योग्यता की बात की गई है कि सदस्य को क्या क्या योग्यता चाहिए अगर राज्यसभा या लोकसभा की सदस्य बनना है तो, आर्टिकल 84। आर्टिकल 86 में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात की गई है और दोनों सदनों को संदेश भेजने की बात की गई है, यह प्रेसिडेंट का पावर है आर्टिकल 86 के तहत। और आर्टिकल 93 की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की बात की गई है। उपाध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, कैसे बनेंगे? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93। ओके, तो ये चारों आर्टिकल मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं डिटेल में, याद रखिएगा। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे इजी क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन जो कि वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और महान न्यायवादी से हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, स्पेशली आर्टिकल से। ओके,
तो एक एक आर्टिकल को काफी डीप में हमने, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। आपको आई होप एक एक आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।